अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। कौमी असम्बली की मुख्तलिफ इजलासों में और अब सेनेट में भी हम ये देख रहे हैं और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रोज़ भी हमें ये नज़र आया कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब यकीनन हुकूमती आशीर्वाद के बिना इतना सब कुछ कहने की जुर्रत नहीं कर सकते थे और यकीनन जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा हैं वो भी हुकूमती थपकी के बाइस ही शायद ये वजह है कि अभी तक अपोजिशन से अपोजिशन के रवैये में ही बात करते हैं। बारहा उनके ऊपर यह तनकीद की गई है कि हुकूमत को थोड़ा सा सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, लेकिन शायद यही वजह है कि आज चेयरमैन सेनेट को ये रूलिंग देनी पड़ी कि फवाद चौधरी साहब ने कल जो कुछ गुफ्तगू की है और जिस तरीके से उन्होंने सेनेट के अंदर अपने आप को पेश किया, तो उनको ऐवान में आके न सिर्फ उसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो पार्लियामेंट का इस वक्त रनिंग सेशन है, इस सेशन में उनके आने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लम्हा फिक्रिया है इस वक्त हुकूमती जमात के लिए, बजाय इसके कि वो इस चीज़ को सीरियस लेते और माफ़ी तलाफ़ी करते। पहले भी एक स्टेज के ऊपर ऐसा करने की कोशिश की गई थी। फवाद चौधरी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि खान साहब को इस बात पर ना सिर्फ तशवीश है बल्कि वो ये भी समझते हैं कि वज़रा की जो तस्लील है उसका किसी को हासिल नहीं है। इसका मतलब ये कि चेयरमैन सेनेट ने जो बातें की हैं उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना सिर्फ रद्द करते हैं बल्कि ये समझते हैं कि जिस तरह वफाकी वज़रा अपोजिशन के सवालों के जवाब दे रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त तरीके से दे रहे हैं। और साथ में उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जब मुशाहिदुल्लाह साहब या इस किस्म की दूसरी शख्सियात तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार करती हैं तो उनकी तो आने पर पाबंदी नहीं होती। अगर चेयरमैन सेनेट इस फैसले पर दोबारा गौर गौस नहीं करते तो फिर हुकूमत को और हुकूमती जो टीम है उसको अपनी पॉलिसी को असर नौ मुरतब करना होगा। अब इसका रिएक्शन क्या आता है, जो कुछ भी हो, लेकिन अपोजिशन की तरफ से अब ये सदाएं बुलंद होने लगी हैं कि हुकूमत को अपने रवैये में बेहतरी ज़रूर लानी होगी। आज हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल, बदतमीज़ी करना और सख्त किस्म की गुफ्तगू करना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमने 90 की दहाई में सियासत में देखी, लेकिन इनके असरात कभी भी अच्छे नहीं रहे। क्या PTI ये अफोर्ड कर सकती है इस वक्त मामूली सी अक्सरियत और बरतरी रखते हुए पार्लियामेंट में, या फिर नहीं? इस पर हम बात करेंगे। आगे चलकर ये भी बात होगी कि नवाज शरीफ साहब ने आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से दूसरे दिन सवालों के जवाब जमा करवाए हैं और जिस तरह कल उन्होंने इस्तिस्ना मांगा था अपनी उन तमाम तकारीर पर जो उन्होंने पार्लियामेंट फ्लोर्स पर की और आवाम से खिताब में की, आज उन्होंने एक नई बात यह की है कि जो कतरी ख़त है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो उसको कोट करना चाहते हैं कहीं भी। आया अगर उस कतरी ख़त जिसके इर्द गिर्द पूरा पानामा केस घूमता था और बार बार सवालात होते थे, अगर इससे ला ताल्लुक़ी का मियां साहब इजहार कर रहे हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है? हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी। वज़ीर आज़म साहब ने आज वफाकी काबीना का इजलास में बारहा इस बात को रिपीट किया है कि 100 रोज़ा प्लान के ऊपर हर सूरत में अमल होना चाहिए और जो आखिरी 10-12 दिन इस वक्त हुकूमत के पास रह चुके हैं, पूरी कोशिश ये की जाए कि ना सिर्फ कारकर्दगी रिपोर्ट जो वज़रा की है वो उनसे शेयर की जाए बल्कि कुछ कॉन्क्रीट किस्म के नताइज भी आवाम के सामने पेश करने के लिए जो 29 नवंबर को वो खिताब करने जा रहे हैं उनके पास होने चाहिए। क्या इतना अचीव कर चुकी है PTI की गवर्नमेंट कि वो आवाम के सामने कुछ रख सकेगी, या फिर सिर्फ चीन और सऊदी अरब के दौरे को ही बुनियाद बनाया जाएगा? ये वो तमाम इशूज़ हैं जिन पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करवाना चाहूँगी। इसमें मेरे साथ सीनियर तजियाकार मौजूद हैं अजीम चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर तजियाकार जनरल रिटायर एजाज अवान साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। और जो दीगर पैनलिस्ट हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ देर में प्रोग्राम में आगे चलकर हमें ज्वाइन करेगी। मैं अजीम साहब सर आपसे आगाज़ करती हूँ। सर ये फरमाएगा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला होता है, अमूमन हमने देखा है और माजी में भी देखा है। इस मरतबा जो हम बार बार ये रिपीट होते हुए देख रहे हैं और हुकूमती साइड से भी देख रहे हैं, ये अच्छा शगुन है सर? पार्लियामेंट के ज़ाब्तों में किसी रुकन का नाम भी नहीं लिया जा सकता और सिर्फ चेयर को एड्रेस करते हैं, स्पीकर या चेयरमैन सेनेट के जरिए बात की जाती है और ये कहा जाता है कि फाजिल रुकन ने जो कहा, नाम नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। और फिर जब कोई लफ्ज़ हज़फ हो जाए या स्पीकर या चेयरमैन ये कह दें कि आप तशरीफ़ रखें, तो मेंबर पर लाजिम है कि वो उसकी हुक्म अदूली ना करें। और जब माइक बंद कर दिया जाए तो फिर तो कोई सूरत ही नहीं है कि आप बोलें। ये तौहीन है, ये तजलील है हाउस की भी और चेयरमैन की भी और स्पीकर की भी। जो हम देख रहे हैं इस असेंबली और पूरी पार्लियामेंट में, दोनों जानिब से ज़बान नहायत गैर मुनासिब इस्तेमाल की जा रही है। वो उनको कहते हैं आप सिलेक्टेड हैं, आपको बिठाया गया है, यानी वो भी अवाम के दिए हुए वोटों की तजलील कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये कहते हैं आप चोर हैं, आप डाकू हैं। बिल्कुल सही, दोनों तरफ से गलत जुबान का इस्तेमाल। अब चोर और डाकू का फैसला तो अदालतों ने करना है, पार्लियामेंट ने नहीं करना। और जो लोगों ने फैसला किया हुआ उसको तस्लीम ना करना पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है। वो यूं
कि पाकिस्तान के आइन के तहत इंतखाब होता है और इंतखाब में जो जीत जाता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो रूलिंग क्लास बनती है, वो रूलिंग पार्टी होती है। जब आप अवाम के उस मैंडेट को तस्लीम नहीं करते तो फिर आप उसमें जाए ही ना। और अगर आपने जाना और एहतजाज करना है तो पार्लियामेंट में गया हुआ और किया हुआ एहतजाज टोकन होता है कि हम एहतजाज कर रहे हैं, ताकि रिकॉर्ड पर एक बात आ जाए कि हमने एहतजाज किया। अजीम साहब से मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, एजाज साहब से थोड़ा सा कमेंट लेना चाहूंगी। एजाज साहब, सर ये जो फवाद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें यकीनन कुछ हकाइक भी होंगे, कुछ चीजें उन्होंने हुकूमत में रहते हुए, जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा तनकीद भी बर्दाश्त करना एक स्टेज के ऊपर हुकूमत के लिए भी मुश्किल होता है, डिफेंड करने के लिए भी अपने आप को बहुत सी बातें कहती हैं। सर ये फरमाएगा कि क्या फवाद चौधरी साहब के साथ आज चेयरमैन सेनेट ने जो सजा तजवीज़ की उनकी, आपको लगता है कि फवाद साहब को आना चाहिए? इससे पहले भी इस किस्म की थोड़ी सी बदगुमानी पार्लियामेंट फ्लोर पर भी हुई थी, आज सेनेट में भी हुई है, तो आपको क्या लगता है सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके रिएक्शन में किस तरीके से चलना चाहिए आगे? थैंक यू सर। की बात यह है कि पहली बात यह है, जो कुछ आज फवाद चौधरी ने कहा ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ है, इसके पीछे एक 3 माह की हिस्ट्री है, तारीख है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पहली दफ़ा हल्फ उठाने के बाद असेंबली में आए थे, उस दिन जो कुछ कहा गया, जिस तरीके से उलटबाजी की गई और जिस तरीके से उनके बातचीत करते हुए जो कुछ मंजरनामा हमारे सामने आया, वो भी एक तारीख है। जो अभी हमारे मौजूद मेहमान कह रहे हैं कि बिलावल जरदारी जो पहली दफ़ा इलेक्ट होकर आए हैं, उन्होंने भी अपनी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और फिर अभी जो चंद रोज़ पहले राना सनाउल्लाह ने लैंग्वेज यूज़ की, अगर आप उसको सुने कि जिन लोगों के गले में पट्टे डाले गए वहाँ बुलाकर, तो दोनों तरफ से बड़ा गैर महज़ब, गैर जिम्मेदाराना रवैया नज़र आ रहा है देखने में। और जिससे अफसोस होता है कि क्या हमारे पार्लियामेंटेरियन का ये सतह है, ये लेवल है उनका एजुकेशन का, ये लेवल है उनकी मोरालिटी का, और ये वो एक्सपीरियंस लोग हैं जो इस असम्बली में पहले भी बैठ चुके हैं। जो ख्वाजा आसिफ ने जो ज़बान यूज़ की थी डॉक्टर शीरी मज़ारी के बारे में, और जिस तरीके से मुकालमा एतजाज़ अहसन और चौधरी निसार के दरमियान हुआ था, ये भी हमारी एक तारीख है कि ऐसा होता आया है। लेकिन किसी भी तरीके से इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। इनको एक बड़ी जिम्मेदारी का काम मिला है, लाखों लोगों का वोट लेकर आए हैं, ये किसी मकसद के लिए इन ईवानों में बैठे हैं, उस मकसद के लिए काम करें, खुद ये सबूत दें कि ये महज़ब लोग हैं, बाइज्जत लोग हैं, गुफ्तगू की शाइस्तगी और अंदाज को जानते हैं, कवानीन का एहतराम करते हैं, पार्लिमान का तकद्दुस जिसको हर वक्त दोहराया जाता है, उसके तकद्दुस का खुद इन्हें ख्याल है। अगर ये सब बातें सामने रखी जाएं तो यकीनन ये रवैया काबिल अफसोस है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है जो अभी आप कह रही हैं कि पीटीआई को कैसे करना चाहिए। मेरे ख्याल में पीटीआई को चेयरमैन सेनेट के साथ मिल बैठकर इसका अजाला, उनको इसका हल ढूंढना चाहिए, सियासी हल ढूंढना चाहिए। ये एक दिन की पाबंदी है, इस सेशन ने कल आखिरी दिन है, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आइंदा भी इस सेशन ने चलना है, इन इजलासों ने चलना है और इन्हीं लोगों ने बैठना है इन दोनों ईवानों में। तो मेरे ख्याल में सैनिटी मस्ट प्रिवेल, सब पार्टियों को अपने अपने किरदार का जायजा लेना चाहिए। फजलुर रहमान साहब के ग्रुप के जो सेनेटर हैं, वो मौलाना वाइट बियर्ड वाले, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो जो उस दिन कह रहे थे ये यहूदी लॉबी है, यहूदी लॉबी का ये सब कुछ किया हुआ है, जिस दिन वो एक त्यारा आने का एक मवाला रहमान साहब की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं एजाज साहब से वापस आपकी तरफ आती हूँ। आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा सा माहौल ठंडा रखने की दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। लेकिन सर जब इस पे बात आती है कि दोनों तरफ से हो, तो आर्ग्यूमेंट ये हो जाता है कि जी शुरू इन्होंने किया, यानी काउंटर आर्ग्यूमेंट पे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी होती है। हुमायूं अख्तर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर इस वक्त थोड़ी सी जो बात हमने की है अभी तक, उसमें फवाद चौधरी साहब का जो भी टेक रहा और उस पर सेनेट के चेयरमैन ने जो रिएक्शन दिया, सर फवाद चौधरी साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो कुछ चेयरमैन सेनेट ने कहा है या जो वो करवाना चाह रहे हैं वो एक तरीके से दुरुस्त नहीं और हम इसको खुद भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ पीटीआई रिप्रेजेंटेशन या फिर वफाकी वुज़रा। सर आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? पीटीआई अगर फॉर एग्जांपल इस चीज़ को रिवर्स नहीं करते वो अपनी रूलिंग को, तो फिर पीटीआई किस तरीके से सेनेट में जाएगी? देखिए, जहाँ तक मुझे इल्म है, जो सेनेट का फ्लोर है उसमें तो ऑल इन ऑल चेयरमैन सेनेट होता है और वो जो मर्जी कहें तो उनसे बातचीत की जा सकती है, उन पे कोई अपना फैसला अपनी। खटक साहब ने वैसे सर उनसे मुलाकात की है, मेरा ख्याल है। वो एक अलग बात है कि आपस में वो उनसे बातचीत की जाए चेयरमैन साहब से, और कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट हर पार्टी के लिए, जैसे जनरल साहब फरमा रहे थे,
हर पार्टी के लिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। फवाद चौधरी ने, मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी तो नहीं, लेकिन जो मैंने अखबार वगैरह में पढ़ा है उसमें कोई पर्सनल किस्म के कमेंट्स इस तरह से नहीं थे कि जैसे ख्वाजा आसिफ ने शीरी मदारी साहिबा को कुछ कहा या और एक मौके पर उनका भी आना मना कर दिया गया था पार्लियामेंट, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह की बात की है, फंड्स वगैरह की बात हो रही थी, और उन्होंने एक पार्लियामेंट्री सेनेट की कमेटी की डिमांड की थी कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि ये जो फंड्स गए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स बलूचिस्तान में, और इसमें मैं थोड़ा और ऐड कर दूंगा, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है, वो सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, फिर फंड्स जिस सूबे में भी गए हैं पिछले 10 सालों में उनको भी ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करे। अगर ये करना है इस कमेटी ने तो ये अच्छी बात हो सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि कोई डेरोगेटरी रिमार्क फवाद चौधरी ने इस्तेमाल किया हो, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट ये गुफ्तगू उनकी नहीं सुनी। बिल्कुल ठीक। अच्छा हुमायूं साहब, सर ये फरमाएगा कि जिस तरीके से एजाज साहब ने भी बात की कि दोनों तरफ से इस किस्म की गुफ्तगू होती है कि फिर टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई हो जाता है। सर पार्लियामेंट में जब ये सब कुछ हुआ था उसके बाद पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, खटक साहब ने खिताब करते हुए कि जी एक कमेटी बनानी चाहिए और हम इस पर काम करेंगे जो ये तय करेगी कि पार्लियामेंट में गुफ्तगू किस तरह की होनी चाहिए और क्या लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आपके ख्याल में क्या सेनेट में भी इस तरह की कोई कमेटी होनी चाहिए? बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। ये सेनेट और पार्लियामेंट तो सबसे बड़े मकाम है, ऐवान है इस मुल्क के। इसमें गुफ्तगू हमेशा महज़ब रहनी चाहिए और फोकस गुफ्तगू होनी चाहिए मुल्क के इश्यूज़ पे। इसमें ज़ातियात पे कभी भी नहीं जाना चाहिए जी। और अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम मीडिया के ज़रिए अखबारों में आ भी रहा है तो वो एक इल्ज़ाम होता है, वो एलिजिडली वो एक चीज़ हो रही होती है, और जब तक कि मुल्क के कानून के मुताबिक उसमें तहकीकात ना हो और अदालतें फैसला न करें, वो एक इल्ज़ाम ही रहता है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त आजिज धामरा साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। धामरा साहब, सर शरी रहमान साहिबा ने आज सेनेट में जो गुफ्तगू की, ना सिर्फ उनको बहुत दुख था, अफसोस था, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो तरीका रवा रखा जा रहा है हुकूमत की तरफ से वो किसी तौर भी अपोजिशन को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सर लेकिन अगर आप हुमायूं साहब की गुफ्तगू सुन सके हो तो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट की तर्ज पर यहाँ पर भी एक इस तरह की एक कमेटी होनी चाहिए जो एथिकल नॉर्म्स के ऊपर काम करे। सर क्या आपको लगता है कि अपोजिशन का भी उतना ही हक है माहौल खराब करने का, और क्या अपोजिशन का रोल रहा है माहौल खराब करने में, खासतौर पर नई हुकूमत आने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपने कहा एथिकली कमेटी होनी चाहिए, पार्लियामेंट को वो कमेटी बनाने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ा? पहला तो ये सवाल है कि जब हम पार्लियामेंटेरियन हैं और पार्लियामेंट हमारा एक बहुत बड़ा फोरम है, और दूसरी बात अक्सर और बेशतर टॉक शोज में भी आती है कि अपोजिशन का भी उतना ही रोल होता है जितना हुकूमत का होता है। ये पहली बार ये बातें ज्यादा सुनने में आती हैं। अदरवाइज पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन करना ही अपोजिशन का काम होता है, मगर यहाँ पर अलमिया यह है कि अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत भी अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। इशू इज दिस कि आप जब खुद अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, अब मिसाल के तौर पर कल मुशाहिदुल्लाह खान, अक्सर सेनेट के अंदर ये पाया जाता है कि वहां से जिसके हवाले खान साहब ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवान कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि मैं हफ्ते के अंदर 2 घंटे जो हैं वो सवालों के जवाब दूंगा, मगर 3 माह के अंदर ऐसा नहीं हो सका, और दोनों हाउसेज जो हैं वो एक तो सेनेट के अंदर कल आपने देखा कि मुशाहिदुल्लाह साहब थे और फवाद चौधरी साहब, जिनकी गुफ्तगू से अक्सर वो बेशतर हाउस का माहौल जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता था। इससे पहले हुकूमती बेंचों से वो रिएक्ट नहीं होता था, अपोजिशन की बेंचों की तरफ से अपोजिशन करती रहती थी। और खुद पीटीआई ने किस तरह की अपोजिशन की है पार्लियामेंट में, किससे ढकी छुपी है, पार्लियामेंट से बाहर की किस तरह की अपोजिशन की है, किससे ढकी छुपी है, वो तो उनका राइट था क्योंकि वो अपोजिशन में थे, इसलिए वो एहतजाज करते थे। अब मैं आपको छोटे से 2 मिसाल दे रहा हूं। इससे पहले पार्लियामेंट की तारीख में क्या ऐसा हुआ कि अपोजिशन के किसी रुकन ने उठ के कोरम की निशानदी कर दी हो, बिजनेस शुरू होने से पहले 2 हफ्ते पहले जब इन सेशन थी असेंबली, हुकूमती रुकन ने उठ के, अभी तिलावत ही खत्म हुई, नात ही खत्म हुआ कि उन्होंने कोरम की निशानदी कर दी, और सारा बिजनेस उस दिन स्पीकर साहब को मौखर करना पड़ा और इजलास जो है वो मंडे तक चला गया, वो गालबन जुमे का दिन था। अब क्या इस तरह की हुकूमतें होती है कि उन्हीं हुकूमत जो है वो अपना इजलास बुलाया हुआ और कोरम की निशानदी कर दे? और कल मुशाहिदुल्लाह साहब ने अपनी सीट छोड़ के फवाद चौधरी साहब से हैंडशेक किया। हैंडशेक करने के बाद जब उन्होंने ये देखा कि अब तो अपोजिशन ठंडी हो गई, तो एक आदत सी पड़ी हुई होती है ना कि उन्हें किसी ना सूरत में झगड़ा चाहिए, तो अब जो है वो बिटवीन गवर्नमेंट
और सेनेट चेयरमैन के दरमियान हो गया, और मजबूरन सेनेट चेयरमैन ने पाबंदी लगा दी। और उस पाबंदी के बारे में आज आपने देखा कि काबीना क्या कह रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, तमाम वुज़रा उसके साथ खड़े हैं। बजाय उस अपने वजीर के रवैये को चेक करें कि कभी वो अपोजिशन से उलझ जाते हैं, कि आग दोनों तरफ से लगाई जाती है। मुशाहिदुल्लाह साहब की अगर बात करें तो मुशाहिदुल्लाह साहब के बारे में लोग कहते हैं कि वो इनिशिएट करते हैं और फिर फवाद चौधरी साहब रिस्पॉन्ड करते थे। आपको लगता है कि क्या ऑपोजिशन भी जानबूझ के मुश्किल करती है हुकूमत? कल हैंडशेक हुआ ना, कल हैंडशेक हुआ, कल हैंडशेक हुआ। मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं मुशाहिदुल्लाह का, मगर कल हैंडशेक हुआ, एक रवैया जो है आपको ठंडा हो गया और आप उस तरह चलाते हाउस को। क्या जरूरत है कि आप चेयर से उलझ जाएं और चेयर को आप पे पाबंदी लगाने पड़े? क्या मैं कह रहा हूं कि किसी अपोजिशन जमात से ताल्लुक है सेनेट चेयरमैन का? वो तो आपके इत्तेहादी हैं, उनकी जमात तो सूबे में आपकी इत्तेहादी चीफ मिनिस्टर है। तो ये तो सूरत हाल खुद गवर्नमेंट अपने लिए खराब कर रही है, इसमें कहीं भी अपोजिशन का कोई यानी मुशाहिदुल्लाह साहब के हाथ मिलाने से आपको लगता है कि अपोजिशन थोड़ी सी बैकफुट पर गई थी। अजीम चौधरी साहब, सर आपके ख्याल में क्या थप्पड़ मारकर माजरत करना चाहे हुकूमत की तरफ से क्यों ना हो, ये रवैया दुरुस्त है? कुछ लोग बहुत पवित्र हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में कोई गलती नहीं की, वो धुले हुए हैं, दूध के धुले हुए हैं। इस मुल्क में एक साहब थे जिनका नाम अब्दुल वली खान था, एक साहब थे जिनका नाम मुफ्ती महमूद था, एक साहब थे जिनका नाम प्रोफेसर गफूर था। इस कैलिबर के लोगों को पीपल्स पार्टी की असेंबली में भट्टो साहब के दौर में असेंबली से लिटरली उठा के बाहर फेंक दिया गया था सार्जेंट एट आर्म ने। ये एक वाकया है। दूसरा वाकया यह है कि पार्लियामेंट में हंगामा आराई का जो आगाज था वो गो बाबा गो के नारों से शुरू हुआ था और वो पीपल्स पार्टी ने किया था। उसमें गुलाम इसाक खान ने अपने लिए नारे नहीं लगाए थे, हुमायूं मेरे ख्याल उस वक्त उस असेंबली का हिस्सा थे। इस तरह बहुत सारी रवायात मौजूद हैं। इसी असेंबली में पीपल्स पार्टी ने राव कैसर मरहूम को मारा था, उनका सर फटा था, तब भी आप थे असेंबली में। और जावेद हाशमी को मारा था, लिटरली उसका राव कैसर का तो खून निकला था। इसी तरह और बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं। ये जो अब सूरत हाल है इसको जरा आप आज की उसमें देख लीजिए। जब आप मुझे ये कहेंगे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड मेंबर, सिलेक्टेड असेंबली, आप उसके मेंबर हैं भाई। अगर आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते, आप कौम के दिए हुए मैंडेट की तजलील करना चाहते हैं, तो फिर आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि आपके साथ वो सलूक किया जाए जिसको आप टीवी और रेडियो पर आकर मांग रहे हैं। उसके अलावा ये ज़रा बात अपनी जगह पर रख लें कि चलें वो सब बात जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। आप पीएससी पे नहीं बात करना चाहते, आप कमेटियों की फॉर्मेशन पे बात नहीं करना चाहते, आप सिर्फ तकरीरें करना चाहते हैं और सिर्फ एलर्ज करना चाहते हैं। ये जो इल्जाम है ये तो अपोजिशन लगाती है ना कि माहौल इतना खराब कर देते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दीगर कमेटियों की परसों जो तकरीर की थी मुशाहिदुल्लाह ने, मैंने वो सुनी सर, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ था वो भी आपको याद होगा, शुरुआत कहां से जी मैंने देखा। मुशाहिदुल्लाह की तकरीर किसी सूरत भी असेंबली और सेनेट का रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बननी चाहिए। वो चेयरमैन को चाहिए था कि उसको उठा के बाहर निकाल देता उस वक्त जो कुछ वो कह रहा था। अगर आप अपने मेंबरों को, अपने वज़रा को ये कहें कि चोर, डाकू, लुटेरे, कातिल, गुंडे, पता नहीं कौन कौन इनके घर पे इजलास होता है, वो पाकिस्तान का वजीर है। अगर आप उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो आपको उसकी तजलील करने का भी कोई राइट नहीं है। लेकिन ये चोर डाकू लुटेरे की शुरुआत तो फवाद साहब ने कहकर की थी। अगर फवाद साहब ने की थी तो किसको कहा? उन्होंने जिन्होंने कौम का पैसा लूटा, वो हिसाब अदालत मांग रही है, वो अदालतों में हिसाब दे। फवाद चौधरी को भी चाहिए कि वो टेम्परेचर थोड़ा नीचा कर लें और फैयाज को भी चाहिए कि वो टेम्परेचर थोड़ा नीचा कर लें। जो मामला अदालत में है उसको वहीं छोड़ दें। देखिए इलेक्शंस में नेगेटिव पॉलिटिकल कैंपेन चला करती है और नेगेटिव पॉलिटिकल कैंपेन हमेशा एग्रेसिव होती है। वही लोग जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनके रवैयों में एक नरमी आती है और उनको उस नेगेटिव पॉलिटिकल कैंपेन को पॉजिटिव पॉलिटिकल कैंपेन में और पार्लियामानी ज़बान में बदलना होता है, जो एक मुश्किल काम होता है। और उसके लिए एक वक्त चाहिए होता है, एक सोच, फिक्र, तदब्बर सब कुछ चाहिए होता है। अगर उसकी कमी है या मौका नहीं मिल रहा कि उसको डेवलप किया जा सके तो फिर इसका मतलब यह है कि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल ठीक काम नहीं कर रही। सेनेट में भी है, नेशनल असेंबली में भी है। हर रोज के इजलास से पहले बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल का इजलास होता है,
जिसमें ये चीज तय की जाती है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। अगर एहतजाज भी करना हो तब भी ये कहा जाता है कि हम 10 मिनट का या 5 मिनट का एहतजाज करेंगे। आज हमने वॉकआउट करना है रजिस्टर करवाने के लिए, सिर्फ रजिस्टर, लेकिन जिस तरीके का माहौल है उसमें दोनों ऐवानों में से काम नहीं आगे बढ़ सकेगा। अगर यही कंटिन्यू किया इस तरह तो इस मुल्क में कानून साजी हो ही नहीं सकेगी। मुझे लास्ट कमेंट एजाज साहब आपसे लेना सर, उसके बाद मैंने ब्रेक लेनी है। सर, ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं से भी शुरुआत हो रही है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान इवेंचुअली उस का होगा जिसने वोट डाल के इनको मुंतखब करके ऐवानों में भेजा है। सर, खान साहब ने जो कहा है कि किसी को भी वुज़रा की तजलील का हक नहीं है, आपको नहीं लगता अगर खान साहब एक पॉजिटिव मैसेज फ्लोट कर दे तो बहुत से मामला ठंडे हो सकते हैं? कम से कम ये इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट ले ले तो बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो पाइपलाइन में है पीटीआई की, सर वो एग्जीक्यूट हो सकेगी। देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये राइट बनता है कि वो अपने वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनकी सपोर्ट करें, लेकिन दोनों ईवानों का चलना भी उन्हीं की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने टास्क किया है अपनी पार्टी को कि आप बातचीत करके सेनेट के चेयरमैन से बात करके इसका कोई सियासी हल इस बातचीत का तलाश करें। लेकिन इस वक्त जो ट्रेजेडी है, जो मुझे लगता है कि ये फोर्सेस आपस में थोड़ा सा अरसा और करने के बाद ये बिल्कुल इवन आउट हो जाएंगी और बैलेंस क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक तरफ तमाम जो स्टेटस को पार्स हैं वो एक तरफ हैं और एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो पहली दफा गवर्नमेंट में आई है वो एक तरफ है, जिनके बयानिए में 180 डिग्री का डिफरेंस है, जिनकी कमिटमेंट एंड प्लेज टू द पीपल में 180 डिग्री का डिफरेंस है। और जितना भी एहतसाब होना है वो उन तमाम पार्टीज का होना है जो इससे पहले हुकूमत में रही हैं। तो एक नेचुरल कोलिजन कोर्स है जिस पे इन्होंने आगे चलना है। तो उसमें बेहतर ये होगा कि कवानीन की आड़ में चला जाए बजाय ताकत के। लेकिन जिस तरीके से ईवान का अभी तकद्दुस पामाल हो रहा है और जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस अपने आप को लेट डाउन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अपने वोटर्स की नज़रों में इज्जत खो बैठेंगे, ईवान की इज्जत भी जाती रहेगी। तो इन्हें चाहिए कि एक द बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल और थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करें। और अगर बात और आगे बढ़ गई तो फिर कोई नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, माई अख्तर साहब सर कोई कमेंट देना चाह रहे हैं ब्रेक से पहले? क्विक कमेंट। आपने फरमाया कि लेजिस्लेशन आगे नहीं चलेगी। ये देखिए माहौल सेनेट में बेस्ट बिहेवियर के बेसिस पे लेजिस्लेशन आगे नहीं जाएगी। लेजिस्लेशन में बहुत जोड़ तोड़ होगी और पार्टियां अपनी चीजें मनवाएंगी, उस चीज से आगे जाएगी। सिर्फ ये कि गवर्नमेंट का बिहेवियर कैसा है या अपोजिशन का, उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो तमाम चीजें जिसमें अवाम का फायदा है उन लेजिस्लेशन में हम पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, तो अगर अपोजिशन साथ चलने को तैयार है तो ये तो बहुत अच्छी चीज होगी पीटीआई के लिए। फिर भी बहुत गिव एंड टेक होगा, कमेटीज में बड़ी गिव एंड टेक होगी। एक फिक्र कह दो, कोरम की निशानदेही हर पार्लियामेंटेरियन का राइट है। अगर किसी ने ये कहा कि कोरम पूरा नहीं है तो उसने ठीक कहा, गलत नहीं कहा। ये पाबंदी नहीं है कि गवर्नमेंट का ट्रेजरी बेंचेस का आदमी पॉइंट आउट नहीं कर सकता। चले एक मुख्तसर वक्फा, ये मामला पीटीआई और अपोजिशन की पार्टियों पर छोड़ते हैं कि आया वो ऐवानों का माहौल किस तरीके से मुरतब करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। लेकिन एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम ये बात करने जा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब जो कि 2 इंपॉर्टेंट रेफरेंसेज में अपने जवाबात पिछले 2 रोज से जमा करवा रहे हैं, आज उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया कि जो कतरी खत है उससे वो लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। ये वही कतरी खत है जिसपे महीनों पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर और सियासत में डिबेट होती रही, लेकिन आज मियां साहब को यह कहना पड़ा कि इस कतरी खत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके गिर्द पूरा पानामा का केस बिल्डअप हुआ था और फिर तनकीद भी मियां साहब पे बहुत हुई थी। क्या वजह है इसकी और इस लाताल्लुकी के इजहार की, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नवाज शरीफ साहब एक रेफरेंस में सजा भुगतने के बाद जो बकिया 2 रेफरेंसेस हैं उससे भी कुछ अच्छी नवीद नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद नून लीग की ये कोशिश है कि जितनी जवाबात दिए जा सकते हैं वो दिए जाएं। लेकिन आज मियां साहब ने जो जवाब जमा करवाए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कतरी खत है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है और बहुत सी और चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने गुफ्तगू की है। मैं धामरा साहब सर आपसे आगाज़ करती हूँ इस सेगमेंट का। सर ये फरमाएगा कि उस कतरी खत के ऊपर न जाने कितनी गुफ्तगू होती रही और कई माह तक होती रही। मियां साहब अगर आज उसको डिसोन कर रहे हैं, आपके ख्याल में सर क्या वजह होगी इसकी? देखिए, पहली बात तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा गैप था। मियां साहब खुद जो है वो कंफ्यूज थे। उनकी लीगल साइड की जो टीम थी या उनकी जो पॉलिटिकल साइड वाली जो टीम थी
उन दोनों के दरमियान जो मियां साहब को मशवरे दिए गए, मेरे ख्याल में उनसे वो इंसाफ नहीं किया गया खुद मियां साहब से, और जो मशवरे थे वो इस अंदाज से थे कि जो मशवरे दिए गए उन्होंने वहां पर एक्सेप्ट किए, और खुद अब सवालिया निशान बन गई है नेशनल असेंबली की वो तकरीर जिसमें खुद उन्होंने गल्फ स्टील मिल का जिक्र खुद से ये शुरू किया था। और ये गल्फ स्टील मिल की कहानी जब चली तो आगे चल के बात कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आती है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट अभी चल रहा है कोर्ट के अंदर, और इसलिए ज्यादा तो कमिटमेंट नहीं कर सकता, मगर मियां साहब को खुद कोर्ट के लिए उन्होंने खत लिखा था ना, उस टाइम पीपुल्स पार्टी ने ये कहा था कि एक टीआरओ बना के पार्लियामेंट में एक एहतसाब का कानून बनाए, जिससे डिनाई किया था उस वक्त की हुकूमत ने और खुद मियां साहब ने, और उन्होंने खुद ही एक खत लिख दिया अपनी एक टीम के मशवरे पे कि सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो है इंक्वायरी कराएं। अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने जब इंक्वायरी कराई तो उसके बाद जब एक फैसला आया तो उनका जो नैरेटिव रोडों पे और सड़कों पे आ गया वो खुद एक क्वेश्चन मार्क हो गया कि आपका इतना जज्बाती नैरेटिव था कि आज केस वही चल रहे हैं मगर आज फिर आप साइलेंट हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं अपनी जगह पे, मगर मैं केस के बारे में उसकी मेरिट या डीमेरिट पे ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि वो अंडर ट्रायल है। अच्छा धामरा साहब, सर मुख्तसरन मुझे चलिए जिस पे कमेंट कर सकते हैं मैं वो सवाल आपसे कर लेती हूँ। सर सरदारी साहब ने आज बदीन में खिताब किया, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की। उन्होंने कहा इस गवर्नमेंट की कौन कौन कहां से मदद कर रहा है मुझे सब पता है, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी मदद हमारे दौर में भी हमारी होती तो हम भी बहुत कुछ कर लेते, और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आज भी अगर हमें मौका दिया जाए तो हम सबसे बेहतरीन हुकूमत कर सकते हैं। सर एक तो ये कि कौन कहां से मदद कर रहा है, चलिए इसको अगर एक तरफ रख दें, आप आखिर किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि हमें आज भी अगर मौका दिया जाए? ये मौका तो सर अवाम देती है ना इलेक्शन के जरिए। डेफिनेटली अवाम देती है, मगर जरदारी साहब की आज की स्टेटमेंट को जहां पर आप कोट कर रही हैं, जरदारी साहब ने तो फ्लोर ऑफ हाउस भी ये कहा था मौजूदा इसी हुकूमत को, क्योंकि जरदारी साहब एक सियासतदान है, वो हालात के मुताबिक तबसरा भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, इशारतन भी कर सकते हैं, मगर जरदारी साहब की वो स्पीच भी नहीं भूलनी चाहिए जो उन्होंने फ्लोर ऑफ हाउस में फर्स्ट स्पीच की थी। और उन्होंने कहा था कि अगर आप में कोई अकल है और इस मुल्क और कौम के लिए अगर कोई आप भला करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि उस भले के नतीजे में हम आपसे कोई कंप्रोमाइज करना चाहते हैं या एनआरओ करना चाहते हैं। हुकूमत कह रही है कि आप एनआरओ मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम आपसे एनआरओ नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये जमा जो भी केसेस है वो तो एहतसाब के इदारे देख रहे हैं। दरकार है उन्हें किसकी? सर ये मदद वो किससे मांग रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या गवर्नमेंट से मदद मांग रहे हैं उनके साथ? जी जी, ये तो मैं आपसे पूछ रही हूं सर। देखें 2013 की जब इलेक्शन हुई तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस पर इत्तेफाक नहीं कर रही थी, और बिलाखिर बहुत सारे यहां पर इलेक्शन कमीशन है उसका मेन रोल है, उसमें आज भी क्वेश्चन मार्क है, और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उस पे बन चुकी है। तो ये तो क्वेश्चन मार्क चीजें होती हैं और सियासतदान उस पे तबसरे करते हैं कि जो मदद की गई, और सब आजकल बोलते हैं कि सिलेक्टिव छोड़ रहे हैं। सर चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। नहीं मैं तो कह रहा हूं कि जो मैं तो नेब के लिए भी कह रहा हूं कि उनसे मदद की जा रही है, और जितने भी नेबज़दा लोग हुकूमत में बैठे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर लेकिन वो किससे मदद मांग रहे थे, किसको मैसेज दे रहे थे, ये कुछ क्लियर नहीं कर सके, लेकिन बहुत सी बातें उन्होंने दबे लफ्जों कह दी जरदारी साहब ने आज। अच्छा हुमायूं अख्तर साहब, सर एक तो क्विकली नवाज शरीफ साहब का कतरी खत, इस पे इतनी डिबेट हुई, पीटीआई ने बार बार इस पर उस वक्त भी गुफ्तगू की, पीपल्स पार्टी ने भी की। आज मियां साहब कहते हैं सर मुझे तो पता ही नहीं इस खत के बारे में, इसको क्यों अटैच किया गया। फिर वो ख्वाजा आसिफ साहब की पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर इसको जेआईटी के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जेआईटी के डिसीजंस को। वो कहाँ स्टैंड करती है? एक मिनट पहले देखिए, जो मुझे 30 साल से इस मुल्क की सियासत में हो गए, मैं बहुत दफ़ा इलेक्शन लड़ा हूँ, और मैंने आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं देखा जिसमें अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम न लगाया कि पता नहीं कुव्वतें, और ये कोई कहता है जी आरओज़ का इलेक्शन था, कोई कहता है खुदाई मखलूक का इलेक्शन था, कोई और नाम दे देता है। मैंने आज तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं देखा जो कि अपोजिशन ने कहा कि भाई फ्री एंड फेयर हुआ है और ये हुकूमत सही बनी है। एक तो ये चीज़। दूसरी जी, मुझे पनामा में पूरी दुनिया में किसी मुल्क में बहुत से लोग उसमें आए, बहुत से सियासतदान आए, कोई एक ऐसा सियासतदान नहीं थे, एक दो ने खुद रिजाइन कर दिया, कुछ को बरतरफ करना पड़ा, नहीं खुद रिजाइन किया उन्होंने, लेकिन किसी अदालत ने नहीं किया।
ये जो एविडेंस था, ये जो एविडेंस नेट पे आता है, ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं होता, ये बहुत लंबा प्रोसीजर चलता। आप पैनामा में लिखते, पैनामा कहता है मेरी आपसे ट्रीटी कोई नहीं है, मेरा फलां कानून है, ये है वो है। पाकिस्तान में 400 से ऊपर लोग थे जिनके इस लिस्ट में नाम है, वो सारी लिस्ट लोग भूल गए। अभी आप देखें कि किसी एक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सके, और हम फजूल FBR और FIA और इन सबको नैब को कहते हैं जी आपने क्यों कुछ नहीं किया, वो कर ही कुछ नहीं सकते। मुझे तो इस बात की हैरानगी है, हालांकि मियाँ साहब के जो वकला हजरात थे, पाकिस्तान के टॉप वकला थे, और ऑब्वियसली सब एक दूसरे को जानते हैं। सलाहियतों पर तो उन्होंने 9 माह केस को खींचा था। इस मुल्क में सब उन वकला को जानते हैं, और मुझे मालूम है कि मुझे हैरानी है कि नवाज शरीफ साहब की लीगल एडवाइस तो ठीक थी क्योंकि टॉप के वकला थे, उनकी जो पॉलिटिकल एडवाइस थी, उनको किसने कहा था कि इसको केस को ऑन कर दें? उसका तो नाम ही नहीं था पानामा में। उन्होंने केस ऑन कर दिया, उन्होंने अवाम से तकरीर कर दी, खिताब कर दिया उन्होंने उधर, और ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस में ये केस जो है ये दलदल के अंदर घुसता चला गया। और अब उन सब चीजों से मियां साहब बैक ऑफ कर रहे हैं, वो कतरी खत से भी बैक ऑफ कर रहे हैं, वो बेटे से भी मुतफिक नहीं है, या उनके बेटे की गलती थी या उनके वालिद साहब मरूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे उनकी गलती थी। लेकिन आप पहले दिन ही ये स्टेटमेंट दे देते भाई मेरा इससे क्या ताल्लुक, मेरा तो नाम ही कोई नहीं, मैं तो बात ही कुछ नहीं करना चाहता इस पे। यानी कि जो गड़ा बेसिकली खोदा, आपको लगता है कि उनके जो कानूनी माहिरीन थे, लेकिन अब गड़ा कानूनी माहिरीन उनके टॉप नॉच थे जी, मुझे मालूम है। उनके जो सियासी उन्होंने मुशीरों ने सही सियासी मुशीरों ने पता नहीं उनको किस दलदल में फंसा, अब उससे निकल नहीं सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं निकल सकते। एजाज अबान साहब, सर एक तो सर ये कि ये जो मियां साहब लातालुकी का इजहार कर रहे हैं, इसका अब इस स्टेज पर आने के बाद, एक रेफरेंस का फैसला होने के बाद, अगले 2 रेफरेंसेस में से एक और कंप्लीट होने वाला है, सर अब कोई फायदा होगा इनको डिसोन करने का? सना देखिए, मैं मुख्तसर बात जानता हूं कि जो सच होता है उसे याद नहीं रखना पड़ता, और झूठ के पांव नहीं होते वो लंबा सफर तय नहीं कर सकता। तो जो कुछ है ये सामने आ जाएगा। ये आप देखें, वो अगर आप शॉर्ट्स सुनाएं, आपके प्रोड्यूसर शॉर्ट्स निकाल सकें कि ज़हीम कादरी साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था हम उस JIT रिपोर्ट को नहीं मानते जो कतरी खत को एज एविडेंस कंसिडर नहीं करती, और आज उस कतरी खत की एविडेंस पे खुद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी कि मैं तो इसको मानता ही नहीं हूं, मुझे नहीं पता है जी किसने लिखा है। और फिर जो पार्लियामेंट जिसके हम तकद्दुस की तकरीरें सुन के, और पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बात हो गई, और आज भी हम उसी तकद्दुस की बात कर रहे हैं। उधर हल्फ उठा के खुद प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ उस फ्लोर पे कहा, आज वो उससे भी बैकआउट कर गया कि उसको तो यहाँ कोर्ट ही न किया जाए। फिर जो कौम से खिताब किया उससे भी मुनहरिफ हो गए कि वो भी एविडेंस के तौर पे मेरे खिलाफ यूज ना किया जाए। खुद उनकी साहबजादी ने और दोनों बेटों ने जिस पूरे जोश और जज्बे से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जायदाद है, इसका बेनिफिशियरी भी मैं हूं और इसको होल्ड करती है मेरी बहन मरियम नवाज, वो सारा कुछ इतना कुछ कमिट कर चुके हैं कि वो, और फिर इनके जो एडवाइजर थे, पॉलिटिकल एडवाइजर, जैसे अभी हुमायूं साहब फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैंने 1984 में इनके साथ वहां बैठ के खाना खाया, किसी ने कहा जी मैं 90s में इनके पास वहां जाके रहता रहा हूं और ये वहां उसमें रहते रहे। तो जब ये प्रूव हो गया, जैसे एतजाज एहसन साहब ने फ्लोर पे कहा था और वो बारहा कह चुके हैं टीवी पे कि जो प्रॉपर्टीज अंडर डिस्प्यूट है उनकी ओनरशिप तो हो गई एस्टैब्लिश, पूरा खानदान कह रहा है वो हमारी है। और जब ओनरशिप एस्टैब्लिश हो गई तो फिर ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे आ गया कि आप ये बताएं कि इन्होंने कब खरीदे, किस कीमत से खरीदे और मनी ट्रेल दे दें। तो ये मेरे ख्याल में अब इससे इनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल जी। अच्छा सर, इसमें आपने दोस्तों का जिक्र किया, तो अब डार्ट साहब के असासे जिस तरह मुंजमद हुए हैं, तकरीबन 36 करोड़ के करीब अमाउंट उनके अकाउंट्स में भी मुंजमद हुए, तो अब जो उनके रुफका हैं उनको भी रिएक्शन तो फेस करना पड़ रहा है। अजीम चौधरी साहब, सर एक तो मैं मुख्तसर चाहूंगी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो तो अच्छी तरह से इन्होंने भी किया है। सर ये जो जरदारी साहब का कमेंट है, इस पर मैं चाहूंगी जरा आप तफसीलन भी बात करें आगे चल करके, वो किसको कह रहे हैं, किससे सुनना चाह रहे हैं, वो जरा आप जरा मजे ले लेके बताते। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि लोगों ने उनको वोट नहीं दिए? सीधी तो बात माने, खत्म करें इस झगड़े को। आप उस असेंबली में जाके बैठते हैं, आप उसमें तकरीर करते हैं, आप उसमें हिस्सा मांगते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप उसकी कमेटियां मांगते हैं, आप उसके प्रिविलेजेस मांगते हैं, आप उसकी तनख्वाह लेते हैं, आप उसके अलाउंसेस लेते हैं, आप उसका मेडिकल लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये इलेक्शन ठीक नहीं है। तो खुदा का खौफ करें आप,
सीधी तरह कहें कि जी लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हमारे मामला अच्छे नहीं थे, हम सियासत में हार गए। सियासत में हारना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन इस तरह का झूठ बोल के जो पहले ही कह दिया गया हो कि आप सादिक और अमीन नहीं है, वो तो सबको पता है। और ये बात दुरुस्त है कानून के मुताबिक कि असेंबली की तकरीरों को एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता और अदालत उसका रिकॉर्ड भी तलब नहीं कर सकती। ये बात ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन एक मुल्क का वजीर आजम या सदर एक बात कहे, कौम उस पर एतबार करती है। वो ये कहते दुश्मन ने हमला किया है सर, लेकिन ये प्लेटफॉर्म भी तो खुद मियां साहब ने चुना था ना, पार्लियामेंट फ्लोर भी, टेलीविजन पर खिताब, उन्होंने अपने लिए ये खुद फैसला किया कि वो जेल भी जाएं, पॉलिटिक्स से भी बाहर हो, उनके बच्चों के लिए भी मुश्किल पैदा हो, उनके मरहूम वालिद के लिए भी मुश्किल पैदा हो। कोई पॉइंट सर ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब कि असेंबली का रिकॉर्ड नहीं पे, लेकिन असेंबली का रिकॉर्ड अगर मैटर्स ऑफ द स्टेट या गवर्नेंस या मुल्क की मसाइल या उनके सिलसिले में हो तो वो तो बिल्कुल बजा चीज है। प्रिविलेज मोशन आती है। अब अपना आप एक जाती केस है उसको डिफेंड आप असेंबली के फ्लोर पे कर रहे हैं, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क मॉरली, जबकि वहां जरूरत नहीं थी। आप डिफेंड उधर कर रहे हैं तो वो क्यों ना इस्तेमाल? असेंबली में अगर आप गलत बयानी करें तो असेंबली में प्रिविलेज मोशन मूव करके आपको फारिग भी किया जा सकता है। अच्छा सर, ये जो डार्ट साहब के साथ अब हुआ, आपके ख्याल में काफी होगा या डार्ट साहब के 36 करोड़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना उनको? डार्ट साहब को तो हथकड़ी लगनी है सर, वो पाकिस्तान आएंगे तो हथकड़ी लगेगी ना उन्हें। लेकिन अब तो हम बरतानिया के साथ दस्तखत कर रहे हैं मुआहदे, हम तो और मुल्कों के साथ आप पाकिस्तान में मुंजमद कर देते हैं, बाहर के साथ भी देखें ना, उनको मुंजमद करें। वो जो हम कानून साजी कर रहे हैं और जिस तरह शहजाद अकबर साहब बात कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ लोग तो आएंगे वापस। कितना अरसा वो मुल्क से बाहर रहेंगे? 10 ममालिक की शहजाद अकबर साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा था कई जगहों पे तो एग्रीमेंट ही नहीं है, सना मेरी बहन, ये ट्रेवल कैसे करेंगे एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक? और 6 महीने से ज्यादा आप बरतानिया में रह नहीं सकते, तो आखिर कहीं तो जाएंगे। तो जब जाएंगे तो वीजा नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं होगा, ट्रेवल कैसे करेंगे और वहां रह नहीं सकेंगे। आप गैर कानूनी तौर पे रह रहे होंगे, तो आपको हम वापस नहीं आएंगे दावत दे के कि आइए 6 महीने पूरे हो गए। ये दावत लेकिन अगर कबूल करते हैं तब की बात है, अगर नहीं होती तो फिर इसके रिएक्शन में क्या होगा? इतनी कमजोर नहीं है सुप्रीम कोर्ट। चलें ठीक है, देख लेते हैं सर। एक मुख्तसर वक्फा जहां सुप्रीम कोर्ट ने अहम तरीन केसेस को निपटाना भी है। इस मुख्तसर वक्फे के बाद हम बात करने चाह रहे हैं कि एक और डेडलाइन भी गवर्नमेंट के सामने मौजूद है और वो है 100 रोज़ा डेडलाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है कि ये 100 रोज़ कंप्लीट होने में मुश्किल से 10 दिन बाकी रह गए हैं और खान साहब के ऊपर जितना इस वक्त बोझ है इस चीज़ का, वो उतना ही स्पीडी एग्जीक्यूशन चाहते हैं उन फैसलों की जो कि कैबिनेट के अंदर होते हैं। और आज इस हवाले से एक वफाकी काबीना की मीटिंग भी हुई है। 100 रोज़ा प्लान के ऊपर कितना अमल दरामद हो सका है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत का 100 रोज़ा प्लान और उसमें सिर्फ चंद दिन ही बाकी हैं और इस 100 रोज़ पे बार बार अपोजिशन तनकीद करती रही है कि हम 100 रोज़ के बाद देखेंगे पीटीआई की गवर्नमेंट कितनी डायरेक्शन वज़ा कर चुकी है। एजाज ज़बान, सबसे आगाज़ आपसे करूंगी। सिर्फ वज़ीर आज़म साहब ने आज कैबिनेट मीटिंग में बड़ा मेक श्योर किया है कि 29 नवंबर के खिताब से पहले बहुत सी चीज़ें इन रियलिटी उनके सामने मौजूद हों। सर, आपको लगता है कि पीटीआई अचीव कर सकी है? अगर वैसे भी हम मोटे मोटे चीज़ों को देखें, जो स्टेप्स अभी पिछले 100 रोज़ के दौरान लिए गए हैं पीटीआई की तरफ से। सर देखिए, मैं नहीं समझता कि 100 रोज उन्होंने किसी परफॉर्मेंस के लिए मांगे थे। उन्होंने अपना एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के तयन के लिए 100 डेज का कहा था कि डे 1 से तनकीद ना शुरू कर दें, लेट अस पुट आवर एक्ट टुगेदर और हमें एक 100 दिन दे दें ताकि हम एक लाया अमल आपको बता सकें, एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का तयन करके कौम के सामने आके बता सकें कि दिस इज हाउ वी वांट टू प्रोसीड। सर, ये 100 रोज कहीं इसी तनकीद में तो नहीं गुजर गए ऑपोजिशन की तरफ से कि सऊदी अरब में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, आईएमएफ के पास जाना है नहीं जाना है? इन 3 मसलों में सारी ऑपोजिशन और लोग घूमते रहे सर। नहीं, अपोजिशन और लोग यकीनन इसी उलझाव में उलझे रहे हैं, लेकिन हुकूमत की हद तक मुझे लगता है कि वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे। और अभी असद उमर साहब हों या वजीर कानून हों या जो अभी एहतसाब की हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, ये लोग हमें यकीनन कोई डायरेक्शन दे के, और अभी जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब होगा उससे पता चल जाएगा कि ये हुकूमत
कितनी श्योर फुटेड है, किस डायरेक्शन में ये जाना चाहती है और इनका गेम प्लान है क्या, इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अगर वो अपनी प्रायोरिटीज से कौम को कन्विंस कर सकते हैं, अगर वो जो अपना प्लान है उनका और जो अपनी स्ट्रेटजी वो बनाएंगे, अगर उससे वो लोगों को कन्विंस कर देते हैं, तो 1800 रोज की हुकूमत है, 365 जरा 5 कर लें तो तकरीबन 1800 दिनों की हुकूमत है। इफ ऑल गोज वेल तो उसमें 100 दिन तो डिसाइसिव नहीं होते। मुझे लगता है कि दे विल बी एबल टू कम अप विद सम प्लान एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, कि वो आए ताकि जो कौम की तवक्कुआत हैं वो पूरी उतरें, अदर उन पर पूरे उतरें। वरना एक बहुत बड़ा शॉक होगा कौम के लिए कि अगर अब भी उनके पास कोई प्लान ना हुआ, अगर कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और प्रायोरिटीज का तयन वो ना कर सके तो एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और सर होगी। गलतियां कम से कम करें। कुछ इसमें बीच में ऐसी गलतियां भी हुई जो कि पीटीआई को जरूरत नहीं थी सर, उसके ऊपर भी लोग देखने की जरूरत है। हुमायूं साहब सर ये फरमाएगा कि 100 दिन में यकीनन सिर्फ डायरेक्शन वजह करनी थी सर, और ये नहीं था कि नताइज मिल जाएंगे। सर ये पीटीआई ने आपको लगता है किस हद तक डायरेक्शन वजह कर ली है अपनी? देखिए 100 दिन पूरे दुनिया में एक बेंचमार्क सा बन गया कि भाई गवर्नमेंट ने 100 दिन में क्या किया। 100 दिन को ऐसी मैजिक पीरियड नहीं होता जिसमें आप दिन को रात और रात को दिन कर दें। देखिए ये जो 18 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, या 22 बिलियन डॉलर का जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है, ये 100 दिन में पैदा हुआ है जी। सर ये तो कई सालों में पैदा हुआ है। में किसकी हुकूमत थी उन दिनों में जी। ये अब हम ठीक कर रहे हैं। अब एक IMF के पास, मेरी भी यही सोच है कि IMF में जाने से पहले आप जरा दोस्त ममालिक से बात करें, चाहे UAE हो, सऊदीया हो, चाइना हो। चाइना से हमारी बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, CPEC है, ये सारे काम हो चुके हैं। 2 दफा प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, उधर से अच्छी खबरें आ रही हैं। और जो IMF की कंडीशनैलिटीज जो सिवियर होंगी उनका असर कम किया जा रहा है। क्या ये अचीवमेंट नहीं है? और ये जो एक तब्दीली, लोग कह रहे हैं तब्दीली क्या है, तब्दीली आई है कि करप्शन इज ए नो इन दिस कंट्री नाउ। करप्शन, इस मुल्क का अपना एक नया वजीर बना, और हालांकि उस पर अभी इल्जाम साबित नहीं हुआ बाबर अमान, उस पर सिर्फ रेफरेंस बना और अदालत ने वो एक मिसाल सेट हुई है। और बाकी हम कह रहे हैं कि जी हमारे लोग पकड़ हैं, दूसरे ने पकड़ा है। नैब के मराहल होते हैं तहकीकात के। अब कोई नैब को खत लिख दे, मैं लिख दूं कि अजीम चौधरी अच्छा आदमी नहीं, अजीम चौधरी को पकड़ के जेल में डाल देना। आप कोई तहकीकात होगी, कोई इंक्वायरी होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसके बाद चलें। आप ये कह सकते हैं जब रेफरेंस बन जाए तो वो पब्लिक फिगर जिस पोजीशन में हो वो फॉर द टाइम बीइंग अलहदा हो जाए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने साबित करके बताया, अपने खास मुशीर को उन्होंने कहा कि आप फिलहाल जरा अलहदा हो जाइए। ये तब्दीली आई है और इसीलिए ऑपोजिशन इतना शोर मचा रही है। ये इस गवर्नमेंट में, बाकी जो भी अभी 100 दिन में हुआ, इस गवर्नमेंट में करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं आया। अच्छा हुमायूं साहब, मुख्तसर अगर मैं पूछूं कि जब तनकीद होती है तो ये कहा जाता है कि जी पिछले 100 दिन में ठीक है ये सारी चीजें इन पाइपलाइन हैं, लेकिन बिजली के रेट बढ़ गए, गैस के बढ़ गए, महंगाई हो गई। आप इसको भी पिछली हुकूमत पे डालते हैं कि ये पिछली हुकूमत का किया है जो आप काट रहे हैं? बिजली के रेट, अगर दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और पास थ्रू आइटम होता है तेल की कीमत, और LNG भी उससे लिंक्ड है और गैस भी उससे लिंक्ड है और कोयला भी उससे लिंक्ड है, तो बिजली की कीमत बढ़नी है ना जी, और घटनी तो नहीं। अभी जो तेल की कीमतें प्राइम मिनिस्टर पूरी पास ऑन नहीं कर रहे अवाम को, और एक जो स्टेट एक्सचेकर है वो लॉस सफर कर रहा है इस वक्त। जो सबसे तकलीफ है अपोजिशन की और जो सबसे ज्यादा तनकीद है वो इसलिए नहीं कि अपोजिशन को बहुत बड़ी परेशानी है कि मुल्क में क्या हो रहा है, उनको परेशानी ये है कि तब्दीली वाकई आ चुकी है, अब करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ा जहाद शुरू हो चुका है। ये उनको परेशानी है। बोर्ड होगा ये उनको परेशानी। चलिए ठीक है। अच्छा दामना साहब, सर ये फरमाइएगा कि 100 दिन की जो चेक रखी है पीटीआई ने खुद रखी है सर, ऑपोजिशन ने कहा था कि आप 6 महीने ले लें, साल ले लें। आपके ख्याल में सर ये जो 100 दिन का चेक है इस पे पीटीआई कितना पूरा उतरती नजर आ रही है सर आपको? देखें, पहली बात तो यह है कि पीटीआई खुद एक और कॉन्फिडेंस में थी और उन्होंने 100 दिन का मार्जिन खुद रखा था, ये किसी ने रखा नहीं था, क्योंकि इन्होंने खुद एक ये तासुर दिया था इलेक्शन से पहले कि हमने एक डिफेक्टो एक काबीना बना दी है, हमने तमाम एक्सपर्ट लगा दिए हैं, और इलेक्शन में ये सारी चीजें लोगों को बताने के बाद इन्होंने 100 दिन का रखा था ना। तो 100 दिन का टारगेट मैंने या आपने तो नहीं दिया या किसी अपोजिशन पार्टी ने तो नहीं दिया। और दूसरी बात यह कि ओवर कॉन्फिडेंस है इसमें। तब्दीली की जो बात, हुमायूं साहब बड़े सीनियर हैं, मुझे उनके लिए बहुत बड़ा एहतराम है। अब जैसा कि नेब के लिए वो कह रहे हैं कि वो तो जबरदस्त काम कर रहे हैं, वो तो जब किसी को देखते हैं
पकड़ते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, बाद में गिरफ्तार करते हैं। तो इसी नेब के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार क्या रिमार्क्स दे रही है? या तो फिर हुमायूं साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, या तो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक कह रही है। बार बार आपको सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपको कह रही है नेब के हवाले से। लास्ट बात कहना चाहता हूं कि आपने जब ये तबसरा हो रहा था ना कि किसको जरदारी साहब कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको मालूम नहीं कि आईजी पंजाब के इशू पे फवाद चौधरी ने ये किसको कहा था कि जब आपको इसी तरह हुकूमत चलानी है, डिसीजन देने हैं, तो आपने इलेक्शन क्यों करवाए? तो ये किसको कह रहे थे? सर याद है वो स्टेटमेंट सर, बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया अजीम चौधरी साहब। सर 100 दिन में कुछ गलतियां से मैं गलतियों पे चाहूंगी आप थोड़ा सा तबसरा करें, कुछ गलतियां ऐसी थी जो नहीं भी करनी थी पीटीआई ने, वो हो गई उनसे। फरिश्ते हैं क्या? इंसान है, इंसानों से गलतियां होती हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा इंसानों से गलतियां होती हैं। ये 100 दिन एक रस्मी फिक्रा है कि गवर्नमेंट की उड़ान कैसी होगी ये साबित हो जाएगा। एक बात तो साबित हो गई कि करप्शन को वो रोकने के लिए अपनी उड़ान जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, और यही बाकी सब लोगों की प्रॉब्लम है। 4 हुकूमतें करने के बाद आज वो हमें जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इस रियासत को, इस मुल्क को, इस हुकूमत को, इस निज़ाम को, उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने 4 हुकूमतों में इस मुल्क को क्या दिया था। अगर इन्होंने कुछ दिया हुआ होता तो ये मंजिल आगे की तरफ चलती है ना, ये कर्ज मांगने के लिए ना निकलते। ये जो कर्ज है ये इन्हीं 4 हुकूमतों के नतीजे में है, और ये 4 हुकूमतें पीपल्स पार्टी की हैं। ये बिल्कुल तय है कि इस मुल्क के लोग की हुकूमत को क्या कहेंगे? एक ऐसी सूबाई हुकूमत जिसमें सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया। हालत यह है कि कल मुझे पंजाब के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ने कहा कि अजीम चौधरी साहब, आप लाहौर शहर के रहने वाले हैं, लाहौर में फी इंसान 70,000 रुपए डेवलपमेंट पर खर्च हुए हैं, जबकि राजनपुर में सिर्फ 10 सालों में शहबाज शरीफ के दौर में राजनपुर में सिर्फ 3,000 रुपए पर पर्सन हुए हैं। क्या राजनपुर पंजाब का हिस्सा नहीं है? इनका तरीका कार जो है उसको जरा आप गौर कीजिए। वो कराची में जो कुछ करते फिर रहे हैं या सिंध में करते फिर रहे हैं, उसका हिसाब उनसे दिया नहीं जा रहा। वो वहां खड़े होकर तकरीर करते हैं और फिर शाम को टीवी पे बैठ के क्रेडिबल वजीर आजम का घर रेगुलर ना हो, उसको मैं क्या कहूं? बिल्कुल ठीक सर, वक्त खत्म हो चुका है। में रहता हो तो क्या करें? चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 100 दिन का चेक था उसमें बहुत कम दिन बाकी हैं। यकीनन तवक्कात बहुत ज्यादा हैं अवाम की, लेकिन बेहतर ही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मंशूर, जो मैंडेट अवाम के सामने रखा था, कम से कम उन तमाम को एग्जीक्यूट ना भी कर सके तो अपनी डायरेक्शन जरूर वजह कर दे अवाम के लिए। शायद ये भी बड़ा एक रिलीफ साबित होगा। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।